इतने कम उम्र में आप मुखिया बने हुए हैं। तो गांव में जब आए तो ग्रामीणों का एक समूह आकर मिला, बोला कि आपके परिवार से हमेशा हम लोग को मदद मिला है, आप लोग राजनीति में आइए। जितना आप काम करते थे क्या उतना वो कर पाते हैं? या हम ही नहीं करते, मेरे सारे टीम के लोग अच्छा काम करते हैं, जिससे मेरा नाम होता है। अभी तक आपने ऐसा क्या किया है मुखिया बनने के बाद, या आप जिसने बनाया है वो जो पहले नहीं हुआ है कभी? अब एक पहचान मिलता है पंचायत को। इस मुखिया का पावर क्या होता है? पंचायत का मुखिया वो अपने पर आ जाए तो उसके पास इतना अधिकार मिला है कि किसी चीज को सही कर सकता है। अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज, इसके बारे में आपको क्या लगता है? एक अच्छे विचारधारा के लोग आए हैं। प्रशांत किशोर जी दारू खोलने की बात कर रहे हैं, और जब जेडीयू में थे तभी दारू बंद हुआ है। प्रशांत किशोर एक आइकॉनिक लोग हैं, लेकिन अभी उनको बीजेपी में संघर्ष करना पड़ेगा। अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी क्यों नहीं होती है? मोदी ही भाजपा है और मोदी ही सरकार है। इस बार एनडीए और महागठबंधन क्या उम्मीद लग रहा है, कुछ खेला हो सकता है? अब की बार तो सरकार एनडीए का ही बनना तय है। नमस्कार, हमारे साथ हैं युवाओं दिलों की धड़कन काका जी। ये काका नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सर स्वागत है आपका। बिल्कुल। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप ठीक हैं? बढ़िया हूँ सर। इतने कम उम्र में आप मुखिया बने हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। देखिए, जर्नी शुरू हुआ 2011 में। मेरा पढ़ाई बनारस में, हमने पढ़ाई लिखाई किया है, और वहाँ से जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो गांव में जब आए तो ग्रामीणों का एक समूह आकर मिला, बोला कि आपके परिवार से हमेशा हम लोग को मदद मिला है, अच्छा आप लोग राजनीति में आइए। तो उस समय अनमैरिड थे, महिला का सीट था, तो उस समय 2011 में अपनी भाभी को चुनाव लड़ाए। अच्छा। और मुखिया बनी हो, और पहली बार के चुनाव में? पहली बार के चुनाव में। लोगों के डिमांड पे, हम लोग का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिताजी एकदम एक कुशल किसान, एक उनको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। समाज सेवा में दिलचस्पी था। समाज सेवा में मेरा परिवार शुरू से ही, जब से हम लोग का गांव में रहना शुरू हुआ, पारिवारिक सारूकार एकदम बढ़िया से बना हुआ था। सामाजिक पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत सक्रिय रहते थे, लेकिन राजनीति में हम लोग उस समय कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 2011 के बाद हम लोग का राजनीति में एंट्री किए। प्रथम अपनी भाभी को चुनाव लड़ाए, मुखिया बने, और अभी भी समाज सेवा में मुखिया हैं। बिल्कुल। अभी भी मुखिया है? बिल्कुल। अभी आप हैं या भाभी? अभी एक्चुअली क्या है कि दलित सीट होने के कारण आरक्षण हो गया। आरक्षण हुआ तो लोगों का हुआ कि भाई आप अपने से ही किसी अपने आदमी को लड़ाइए। तो मेरे ही हैं, मेरे मैनेजर हैं, उनकी पत्नी है, महिला सीट है, उनकी पत्नी है, मुखिया वही हैं, और सारा देख रेख हम अपने अंदर में देख रेख में कराते हैं, और समाज का कल्याण हो रहा है। जितना आप काम करते थे क्या उतना वो कर पाते हैं? बिल्कुल, अपना सेटअप है। देखिए, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसका एक सेटअप होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक अपना एक ग्रुप होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। तो मेरे पास टीम है। टीम जैसे कि आपको वार्ड सदस्य मिल जाते हैं, वार्ड सदस्य के साथ साथ आपके लोकल वर्कर जो होते हैं वो होते हैं, आपके साथ 5-6 लोग जो अच्छे हैं वो हैं। सबका सेटअप बनाया हुआ है, टीम बनाया हुआ है। टीम के अकॉर्डिंग काम होता है तो रिजल्ट बेहतर आता है। तो टीम के द्वारा काम होता है। या हम ही नहीं करते, मेरे सारे टीम के लोग अच्छा काम करते हैं, जिससे मेरा नाम होता है। मतलब आपके दिखाए हुए रास्ते पे वो लोग भलीभांति चल रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज को अपने नजरों से देखते हैं, हर चीज को गाइडलाइन अपना मेरा रहता है, कहीं कुछ गलत ना हो पाए। प्रयास रहता है कि जो भी हो सही हो, समाज में सही संदेश जाए, मेरे द्वारा भी, मेरे अपने लोगों को द्वारा भी। अगर कहीं से कोई किसी के द्वारा गलत मैसेज मिलता है कि ये आदमी आपका गलत कर रहा है, तो उस पर एकदम टूट पड़ते हैं, उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई करते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक आपने ऐसा क्या किया है मुखिया बनने के बाद, या आप जिसने बनाया है वो जो पहले नहीं हुआ है कभी? देखिए, बहुत सारा काम है। देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग का इंटीरियर पार्ट है। हम लोग यहाँ विकास का किरण अभी जिस हिसाब से जाना चाहिए नहीं गया था। तो रोड की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, रोड का कार्य होना, आपको रोड बन रहा है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है, नाली बन रहा है, बहुत सारा विभागीय कार्य हो रहा है। अब एक पहचान मिल रहा है पंचायत को। खेल मैदान बना, बच्चों के लिए खेलने का, वॉलीबॉल के लिए बना, बास्केटबॉल के लिए बना, बैडमिंटन के लिए बना, रनिंग ट्रैक बनवाए लोगों के लिए, लाइट लगवा रहे हैं, बहुत सारा छोटी लंबी लिस्ट है। हाँ, बहुत बड़ा लिस्ट है। विकास जो भी होता है, रही बात कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विकास को हम लोग नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि एक विकास का जो कार्य होता है वो उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। सही बात। एक लोगों के करने से नहीं होता है। तो इसका 100% क्रेडिट हम अपने लेने के लिए अपने फेसबुक या किसी चैनल के माध्यम से हम लोग जिस चीजों को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, ये हमने ये किया वो किया, सबके सहयोग से किया गया कार्य है। इसलिए इसमें सबका सहयोग है, सबके सहयोग, विधायक जी के सहयोग से, सांसद के सहयोग से, लोकल मेरे वर्कर के सहयोग से, सबके सहयोग से रोड बनता है, नाला बनता है,
उस गांव के हर पब्लिक का सहयोग रहता है, जो अपने घर के सामने नाला बनवाता है, जो अपने घर के सामने रोड बनवाता है, दरवाजे पे सोलर लाइट लगवाता है, उसका मेंटेनेंस देखता है। इन सारे चीज़ों में सबका सहयोग रहता है। इसलिए कार्य का बहुत लंबा लिस्ट है। जब चुनाव में हम लोग आएंगे 2026 में, तो सारे लिस्टों को सब लोगों को बताया जाएगा कि इस कार्य को हमने किया और हमारे सहयोग से इस कार्य को करने में सफलता है। बिल्कुल। एक मुखिया किस किस तरीके से पैसा कमा सकता है? देखिए, मुखिया भली बात बता सकते हैं हमें ये बात की? राजनीति कमीनी का साधन नहीं है। हाँ, एक समय हुआ करता था कि राजनीति करने के बाद लोग पैसा कमाता था, ठीक है। रही बात कि पैसा कमाने के लिए आपको व्यवसाय करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, ठेकेदारी लोग करता है, रोड नाला बनता है, तो उसमें तो आप पारिश्रमिक रूप में आपको मिलेगा। जब आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसके पारिश्रमिक तो मिलना स्वाभाविक बात है, निश्चित है। तो आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें 2 रुपया हो 4 रुपया हो, आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें मिलेगा। रही बात की, लेकिन इसको एक व्यवसाय समझकर अगर राजनीति में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने मूर्खता का पहचान दे रहे हैं। सेवा भावना से अगर कार्य कीजिएगा तो खुशी भी मिलेगा और कार्य में सफलता भी मिलेगा। तो अभी जो ये फंड लेने में इंदिरा आवास में 20 से 20 हज़ार रुपये जो घूस लग रहा है, उस पर क्या कहिएगा? लेटरिंग पे 2-2 हज़ार रुपये लग रहे थे। इसमें क्या है कि फंड की जो चर्चा है पूरे बिहार ने, पूरे भारत में बिहार को एक बदनाम किया जाता है। पंचायती राज की छोटी छोटी चीजों को सामने करके इसको गलत सामने साबित, जैसे आपने आवास का जिक्र किया, तो आवास का जो सर्कुलर है उस क्राइटेरिया से अगर आवास वितरण किया जाए तो मुश्किल से 5% भी बिहार के लोग नहीं है लाभुक जिसको आवास मिले। तो एक लेने वाला भी दोषी हो जाता है और ये सिस्टम ही बनाया गया है कि तुम्हारे पास जा रहा है, तुम इधर दो, तुम उधर दो, एक बहुत बड़ा चेन है। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से खोला जाए तो एक बम की तरह फट जाएगा, बहुत बड़ा चेन है। लेकिन प्रयास रहता है इन सारी चीज़ों को दूर किया जाए। हम लोग प्रयास करते हैं जो उचित लोग हैं उसी को सामान मिले, जिसको जरूरत है उसको सामान मिले। सरकार तो आपके खाते में पैसा भेज रही है, सरकार आपके खाते में भेज रही है। बिचौलिया का इतना बड़ा सिंडिकेट है कि बिचौलिया आपको अंगूठा सटाकर आपके पैसे के विड्रॉल करके आपस में लोग बांट लेते हैं। तो पहले भी मांगते हैं ना कि पहले भी सर पे दीजिए। लोग भी पता है आपको, लोग भी चाहता है कि पहले हमारा काम हो जाए। हाँ, लोग भी चाहता है कि नहीं, अगर 10 लोगों का लिस्ट है तो जो 10वें पायदान पर है वो सबसे पहले आपको टॉर्चर करना शुरू कर देगा। हम तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी हमने लिख कर रखा है, बोल के रखा है कि भाई आपसे अगर कोई मांग रहा है पैसा तो आप डायरेक्ट हमको शिकायत कीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिचौलिए का क्या काम है कि पहले ही कर लेता है कि मुखिया जी के पास जाओगे तो तुम्हारा काम है गड़बड़ा जाएगा, ऐसा भी व्यवस्था दबा जाएगा, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा नाम पीछे चला जाएगा। हाँ। इस तरह से बना हुआ है। इससे मुक्त होने के लिए एक मुखिया अगर चाहे तो इस चीज को अगर निपटारा कर सके तो संभव नहीं है। हम पूरे बिहार के 8400 मुखिया को कह रहे हैं, कोई ऐसा मुखिया नहीं है इस कुरीति को खत्म कर दे। कुरीति को खत्म करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब सपोज कीजिए कि जिसका संगत एसपी और कलेक्टर के साथ होगा, या गांव के चौकीदार और दरोगा से वो बात करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि चौकीदार और दरोगा का हिम्मत नहीं है कि एसपी डीएम के साथ बैठने वाले लोगों के साथ बात करे। इसलिए बहुत बड़ा खेल है, इसको सोशल मीडिया पे बताया जाएगा तो पहले ही बोले कि बम की तरह फट जाएगा। एक मुखिया का पावर क्या होता है? बहुत लोग नहीं जानता है कि मुखिया क्या क्या कर सकते हैं। आप तो भलीभांति जानते हैं। सबसे पहले मुखिया एक पंचायत का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा। और उसके पास वो अधिकार है, 3 ही पद जो है जो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने आप को मजबूत माना जाता है पंचायती राज लोकतंत्र में। एक पीएम, दूसरा सीएम, फिर पीएम। पीएम मीन्स पंचायत का मुखिया। अच्छा। वो अपने पर आ जाए तो उसके पास इतना अधिकार मिला है कि किसी चीज को सही कर सकता है। वो अपने पंचायत में अपना कानून, अपना नियम के अकॉर्डिंग काम करा सकता है। इतना पावर, इतना सारा पावर है। लेकिन रहा बात की उस पावर को न दिखाने के पीछे कारण क्या होता है? वोट के लालच में कटना नहीं चाहिए। हाँ, वोट ना कटे इसलिए लोग स्ट्रिक्ट नहीं होता है। हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, हम डेली पंचायत करते हैं वहां पे। अच्छा। पंचायत करते हैं, लोगों के झगड़ा को सुलह करते हैं। 90% केस थाना में नहीं जाने देते हैं। इससे बहुत सारा हमको खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। जिसके पक्ष में पक्ष इन सेंस क्या कि कोई गलती किया है, अब उसके पक्ष में नहीं कीजिएगा तो समझेगा कि उसके पक्ष में चला गया है। उसके पक्ष में चला गया तो 6 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह के लिए खफा रहता है। लेकिन बाद में जब उसको समझ में आता है नहीं सब सही था, काका सही किए हैं, तो उसके सबसे प्रिय हम ही हो जाते हैं। तो हम इन सब चीजों से डरते भी नहीं है, इन सब चीजों पे हम स्ट्रिक्ट रखते हैं। मुखिया नहीं भी थे
इस पद पे हम नहीं भी थे तो मेरा परिवार इसके लिए एकदम सजग था। गरीब तबका के लोगों के लिए लड़ने का हम लोग काम किए हैं और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा करते रहेंगे। ये काका नाम का कैसे जिक्र हुआ, ये आया कैसे, ये कौन दिया? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। हम 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। अच्छा। और रही बात की जब हम जिस एज से हैं, मेरे एज का कोई भाई ही नहीं है, मेरे एज का लोग पोता है। अच्छा। तब जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे भतीजा लोग का एक होता नहीं, दुलार से कहने लगा लोग काका काका। तो बाद में हमको भी लगा कि ये भाई सब कोई कक्के कह रहा है, कक्के रख लेते हैं, तब कक्के को रखते हैं सब प्रकाश सिंह के सामने। तो हम खुद भी बहुत सार होता है कि हम फोन पर भी फोन करता है कोई, तो फोन करता है तो अगर बोल दिए कि हम प्रकाश सिंह बोल रहे हैं तो उधर से जवाब आता है ना भाई हम काका को फोन किए थे। अच्छा। तो इसलिए हम काका को ही प्रमोट कर दिया, काका को ही बताते हैं। हाँ, कि जब लोगों को काका ही पसंद है तो चलो काका ही सही। यही इसका कहानी। इसका ही इस बार की बिहार के चुनाव में क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में, कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अभी तक तो हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, हाँ। अभी तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही मत जाते दिख रहा है, क्योंकि इनका जो वोट का एक परसेंटेज है, एक वोट का जो इनका अपना सेटिंग है, सिंडिकेट है, जो अभी इनके पास 55% प्लस वोट के लेकर इनके पास है। जो गठबंधन के इनके साथी हैं, चिराग हो, जीताराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी का भी भारत में सबसे बड़ा फेस है। और इन सारे चीजों को अगर सारे वोट को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अभी हर सीट पे एनडीए के ही उम्मीदवार प्रभावशाली और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब रहा बात कि 3 महीना बचा है चुनाव का, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, लेकिन एट प्रेजेंट हमको लग रहा है अगर एट प्रेजेंट चुनाव हो तो निश्चित रूप से एनडीए का सरकार पुनः बनेगा। बिल्कुल। अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज, इसके बारे में आपको क्या लगता है? बहुत ही तेजी से ही अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों में इनकी लोकप्रियता भी बन रही है। बिल्कुल, एक अच्छे विचारधारा के लोग आए हुए हैं। हाँ, और वो बात कर रहे हैं शिक्षा पे, पलायन पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, रोजगार पे। आप हम बता रहे हैं हम लोग का एज 35 हुआ। हाँ। हम देख रहे हैं, हम 96 से राजनीति में सक्रिय, जब छोटे से सबसे हम थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसमें। हाँ। 90 के दशक से हम देख रहे हैं। हाँ। कि इसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा कोशिश करते थे इन सब चीजों को जानने का, सुनने का। लेकिन पहली बार 2023, 2024 और 25 का जो अभी जो समय जो चल रहा है, सही मुद्दे पे बात कर रहा है लोग। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार वासियों के लिए। बिहार में अक्सर जो भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, जब जब कुछ होने वाला होता है तो सिर्फ यहाँ ट्रेन का उद्घाटन करके ही बिहारियों को खुश किया जाता है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। वंदे भारत का मोतिहारी से चलना, अमृत भारत का मोतिहारी से चलना, इन सब चीजों को चलाया जा रहा है। रोजगार का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। पलायन का स्थिति इतना भयावह बिहार में है कि जब आप होली के बाद आप ट्रेन का सफर कीजिएगा तो ना एसी का बोगी एसी की तरह रखेगा, ना जनरल, सारा एक लेवल रहता है, क्योंकि सबको बाहर काम करने जाना है। पहले क्या है कि पहले दिल्ली मुंबई से आने वालों का संख्या बढ़ता है, उस समय आने के समय उधर से आने वालों का ऐसा होता है और जाने के समय इधर जाने वाले का भी। तो होली और छठ दो जो पर्व है उसमें आप ट्रेन का भीड़ देखकर निश्चित रूप से लगता है कि भाई बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पलायन जब तक रुकेगा नहीं, बिहार डेवलप नहीं करेगा। इसमें जितना सरकार दोषी है, जितना हम भी दोषी है। हम लोग भी सिर्फ रोजगार का मतलब नौकरी ही मानते हैं। हाँ, रोजगार का मतलब जब तक आप नौकरी को ही रोजगार मानिएगा तब तक आप विकास नहीं कर पाइएगा। आप देखिए, आप गुजरात का बारंबार चर्चा हर नेता लोग करता है, गुजरात मॉडल लोग करता है, विपक्ष लोग करता है, गुजरात का नाम है, बहुत सारे चीजों पे चर्चा होता है। दिल्ली का चर्चा होता है, पंजाब के बारे में हमारे यहाँ के लोग जाते हैं रोपनी करने, कटनी करने, वो लोग कहते हैं पंजाब बड़ा डेवलप है। बहुत ज्यादा। तो डेवलप पंजाब का सरकार नहीं है, वहाँ के लोग डेवलप है, वहाँ के लोगों की मनसा डेवलप है। वो लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, यहाँ के लोग काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहले के समय में लोग होता था 90% लोगों के दरवाजे पे गौ भैंस का पालन होता था और उस गोबर से लोग खेती करता था और अच्छे उपज करके कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा उपज करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज के डेट में वो व्यवस्था नहीं है। पशुपालन की व्यवस्था खत्म हो गई। खेत में सिर्फ आप खाद बीज के आधार पर खेती हो गया, केमिकल खेती कर खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। हाँ। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है। व्यापार के प्रति किसी का रुझान ही नहीं है। अगर कोई व्यापारी करता है तो उस व्यापार को इतना ना कमजोर कर दिया जाता है कि उस व्यापार में वो सक्सेस नहीं हो पाता है। एक आदमी फेलियर होगा, 100 आदमी देखकर भाग जाता है कि व्यापार करना कहीं उचित नहीं है। नहीं, सॉफ्ट
मतलब शॉर्टकट रास्ता बिहारियों का एक अपनाने का एक आदत सा बन गया हुआ है कि पंजाब जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात जाएंगे तो 15,000 का तनख्वाह कमाएंगे, 5,000 रुपया खर्चा होगा, 10,000 रुपये सेविंग होगा। यहाँ भी उतना आप पैसा कमा सकते हैं। स्वरोजगार में जब तक अपने आप को परिवर्तन नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं जाइएगा। तो सब कोई तो अभी जैसा चल रहा है वैसे में सब कोई तो ऐसा नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता है, अपने आप को जानिए ना भाई। आपको इस युग में जामवंत नहीं आएंगे हनुमान जी को बताने के, समुद्र लागने का आपको शक्ति ये है। आपको प्रशांत किशोर हैं, आपके जितने नए यूथ हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे जो यूथ हैं, यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, जो परंपरा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे हम जिम्मेवार हैं। झोला ढोने से हम बाज ही नहीं आ रहा है। जब रैली में ऑलरेडी भीड़ पे भीड़ लगेगा तो नेताओं का मनोबल नहीं टूटेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा कि हम तो काम भी नहीं कर रहे हैं, लोग आ रहा है हमको सुनने, लोगों का भीड़ आ रहा है, झंडा ढोने वालों का लाइन लगा हुआ थोड़ी है हमारे पास। यहाँ तो भाई सेल्फी लोग ले लेता है मोबाइल में, कहता है नेताजी के साथ बिताया हुआ पल डाल देगा पेज, भले नेताजी उनको पहचाने या ना पहचाने, बहुत ही चला हुआ है ट्रेड। तो भाई हम क्यों जाए उनके पीछे, हम है तो वो है। एकदम भारत युवाओं का देश है और विशेषकर बिहार में युवाओं की संख्या ज्यादा है पूरे प्रदेश में। अगर काउंट कर किया जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा है। बेरोजगार भी हम लोग हैं, हमारे पास कार्य करने की कुशलता है, हम लोग कुछ चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। जितने बिहार की युवा है वही तो बाहर में जाकर फैक्ट्री चलाते हैं। तो अगर सिंपल सा आपको उदाहरण दे रहे हैं, घोड़ासान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब कोरोना का लॉकडाउन लगा 20 और 21 में, तो यहाँ से वहाँ के लोगों का जाना आना बंद हो गया। तो बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे मतलब मोतिहारी घोड़ासान में मैं बात बता रहा हूँ, 8 से 9 कंपनी ऐसी बनी जो आपको कपड़ा का काम वो लोग करता है। तो वहाँ का व्यापारी यहाँ जमीन रेंट लेकर यहाँ काम करना शुरू कर दिया। और उसको क्या है कि वहाँ से यहाँ बेनिफिट है, जो उसको लेबर वास 15,000 में मिल रहा था, यहाँ 10,000 में उसको लेबर मिल जा रहा है, 6,000 में लेबर मिल जा रहा है। तो कुछ जो लोग आया है उस चीज को समझ लिया है। लेकिन अगर हम इन चीजों को, एक लॉकडाउन आने के चलते इतना उद्योग लग गया, अगर हम स्वतः सोचेंगे कि हमको बाहर नहीं जाना है, यहीं पे हमारा उद्योग चालू करना है, अगर 1 से 2 साल यहाँ की यूथ, यहाँ के लोग समझ ले कि हमको बिहार से बाहर नहीं जाना है, इमरजेंसी कंडीशन में ही हम बाहर जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, लेकिन बिहार में ही अगर रहेंगे तो डेफिनेटली पूरे भारत का कंपनी बिहार के किसी कोने में आकर बैठ जाएगा और बिहार डेवलप हो जाएगा। इसमें सरकार के भी तो योगदान चाहिए ना। बिल्कुल, सरकार तो लाएगी, यहाँ पे कंपनी जमीन देगी, उसको जो इशू होंगे उसे सॉल्व करेगी। यहाँ तो माइंड सेट है कि आइए ना बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, कट्टा कपार में। तो ये माइंड सेटअप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे भारत का यात्रा किए हैं, भारत का बहुत ही कम ऐसा जगह होगा जहां हमारा जाना आना नहीं हुआ है। लेकिन हमने सब जगह देखा क्या है कि अतिथियों का सम्मान जिस तरह से एक बिहारी कर देता है वो कहीं नहीं होता है, वो कहीं नहीं हो सकता है। आप बाहर जाइएगा, आपको किस किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बाहर जो गया उसको पता है। बिहारी एक गाली शब्द बना हुआ है, मारते हैं लोग बिहारी, मारते हैं। आपको रहने की व्यवस्था नहीं, आपको बैठने का व्यवस्था नहीं, लोग सामान तक नहीं देते तो बिहारी सुन के दुकान में। लेकिन अगर कहीं का कोई बाहर का यहाँ आता है तो अपना दामाद समझकर हम लोग कदर करते हैं। अतिथि देवो भव। उसको क्या खिलाए, क्या पिलाए, कहाँ बैठाए, किस तरह से सम्मान करे। तब पर भी हमारा सोशल मीडिया में चाहे अनेक प्लेटफॉर्मों हमारा बुराई ही दिखाया जाता है। हमारा सिर्फ बिहारी मतलब कट्टा, बिहारी मतलब रंगदारी, बदमाशी, पान, थूक, खैनी, इससे ज्यादा करप्शन और स्टेटों में है। लेकिन उन लोग में क्या है कि वो लोग अपने लोगों के बारे में शिकायत नहीं करता है। सिंपल सा उदाहरण, केरल में सबसे ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा है। केरल में, बंगाल में, आप बंगाल जल रहा है, बहुत सारा ऐसा प्रदेश है जहाँ जल रहा है। मणिपुर जाकर लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जितना भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सारे जातियों में, हर एक वर्ग उतना कहीं नहीं है, उतना कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ का एक नैरेटिव सेट किया गया है कि बिहारी इन सेंस क्रिमिनल, लफुआ, लफंगा, इस टाइप का एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। ये भी हमारे पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इन सारी चीजों को हमको दूर करना होगा। इसका क्या मुख्य कारण है कि अक्सर देखा जाता है कि बिहार के लोग जो बाहर में सेटल हो गए हैं, ज्यादातर टॉर्चर वहीं अपने देश प्रदेश के लोगों को करते हैं। ये आएगा तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा, ये साला हमको जानता है, हमसे बेहतर ही काम कर देगा, इसलिए वो किसी और के कंधा पे हाथ रख के ब्लैकमेल करते हैं। मुझे बताया, एक जो दिल्ली रहते हैं वही मुझसे मिले थे, अपने मित्र ही हैं, वो बोल रहे हैं कि बिहार में अगर बिहारी जाता है ना
तो जो वहाँ पर सेटल है वही सबसे पहले गाली देता है उसे। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक बात, हम रहे हुए, हम देखे हुए हैं ना। सीधा बात है कि जब अपने बेटा को आप बउआ कहिएगा ना तो आपके पूरे गांव का लोग उसको बउआ कहेगा। और उसको अगर आप गाली देकर बुलाएगा तो पूरा गांव का लोग गाली देकर बुलाएगा। तो अपने मातृभूमि का पहचान आपसे जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने मातृभूमि अपने बिहार का सम्मान नहीं कीजिएगा, बिहारी होने पर गर्व नहीं कीजिएगा, तब तक बाहर वाला आपको बिहारी होने पर गर्व नहीं करा सकता है। आप 1996 से राजनीति में सक्रिय है, तो जो लोग जंगल राज का लोग जो बताता है, बोलता है जंगल राज था, जंगल राज था, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ बताइएगा इसके बारे में। देखिए, जंगल हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग सुने ही हैं। आप तो देखे हुए हैं, भली बात ही जानते हैं। बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन इतना जरूर समझ था कि पता था क्या है उस समय क्या होता था कि उस समय के सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में बेटर कौन है? देखिए, बेहतर तो अभी का सिचुएशन ही माना जाएगा। उसमें कैसा, ऐसा उस क्या समय था? का माहौल था कि जब शाम का 5 और 6 बजता था तो गांव के लोग खाना खाकर गेट बंद करके लोग सो जाता था। 5-6 बजे? 5-6 बजे डाकू का, इस तरह से बदमाशों का हल्ला था, शोरगुल गांव में हुआ करता था कि भय के मारे इतना भयभीत लोग हुआ करता था कि रोड पे निकलना मुश्किल था। बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, एक शहर से कनेक्टिविटी नहीं था, रोड नहीं सही थे। अगर हम लोग शहर में आते थे तो हम लोग अपने घर पे रह जाते थे। 6 बजे के बाद हम लोग का हिम्मत नहीं करता था कि गाँव से ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं था, अपने गाड़ी से हम लोग आते थे। ट्रैक्टर हुआ करता था, ट्रैक्टर में टायर लगाकर उस पर झांप लगाकर हम लोग आया करते थे और यही रुक जाते थे। कल सुबह यहाँ से हम लोग जाते थे कि जाएंगे तो कोई छीन छपट कर लेगा डाकुओं का। तो पुलिस प्रशासन निष्क्रिय था, पुलिस प्रशासन में वो दम नहीं था। हाँ, नीतीश कुमार के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन के सरकार में 2 चीजों को बड़ा बारीकी से इन लोगों ने किया है। लेकिन रोड का बहुत बेहतरी हुआ है पहले से, और प्रशासन ज्यादा एक्टिव हुआ है। प्रशासन एक्टिव ज्यादा हुआ है। हाँ, आज भी क्राइम है। क्राइम का रूपरेखा बदल गया है। पहले के गांव के लोग भयभीत थे, आज के डेट में शहर के लोग भयभीत हैं। शहर के रोड पे आप किस चौराहे पे आपको कब गोली लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। किस मकसद से कोई आपको गोली मार दे रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी शहर का लोग सुरक्षित नहीं है, उस समय गांव का लोग सुरक्षित नहीं था। तो बात तो वही हुआ, तो बस जगह स्थान चेंज हुआ है, रूप चेंज हुआ है, बस बात वही है, अभी चेंज हुआ है। हाँ, बल्क मात्रा में कुछ घटना नहीं घट रहा है। छोटे छोटे, जब अभी जस्ट आपको रिसेंटली देखा पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार, पारस हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट के अलावा दूसरा चला जाता है तो चिल्लाने लगता है, जाने नहीं देता। ये किस हिसाब की व्यवस्था है? पिस्टल लेके आदमी घुस गया, आदमी पिस्टल लेकर जाकर, और ठीक है वो क्रिमिनल ही था, तो क्रिमिनल था तो हॉस्पिटल में क्रिमिनल ही करने नहीं था। एज ए पेशेंट वहां भर्ती था। उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करना हॉस्पिटल और वहां के पटना के लोकल प्रशासन का काम था। 5 लोगों का जाना और निर्मम हत्या किसी का कर देना हॉस्पिटल में, एकदम सीधा चैलेंज कानून को, बिहार सरकार को किया गया। आप कर लो जो करना है, आपको जो करना है कीजिए, हम तो करेंगे जो कर रहे हैं वो करेंगे, कर रहे हैं। मेंटलिटी कुछ लोगों का बाहुबली बनना, कुछ लोगों को लामलाइट में आने का भी कारण है। हो सकता है आपसी विवाद जो भी हो, लेकिन बिल्कुल ये सही नहीं है। इसको रोकना बिहार सरकार, इस पे देन एंड देयर कार्रवाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े माफियाओं का इनकाउंटर कर दिया गया, कर देगा। बहुत सारा, योगी जी बोले थे मिट्टी में मिला दिए। बहुत सारे सरकार पे सवाल पैदा किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, मानवाधिकार वाले बहुत सारा क्वेश्चन थे। लेकिन आज के देखिए स्थिति में क्या सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी कहा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन टाइट, घर का गार्जियन जो होता है ना, अगर वो टाइट रहे ना, वो टाइट रहे तो आपका निश्चित अपने आप सही रहेंगे। तो योगी बाबा का एक देखिए बगल के पड़ोस में आप आसाम में जाइए, हेमंत विश्व शर्मा, आप इस पद पे हैं, आप जो भी कहिएगा उसको कानून को पालन करना होगा। आपका टाइट होना एकदम जरूरी है। जो मालिक है, जो गार्जियन है, उसका एकदम टाइट होना जरूरी है। बिल्कुल, वो ना परिवार बिखर जाएगा। वही स्थिति है बिहार में। लचर व्यवस्था का मुख्य कारण अब नीतीश कुमार है। ओवर एज हो जाना, 72 साल का एज होकर भी मुख्यमंत्री पद पर रहे रहना और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं हो पाना, ये बहुत बड़ा सवाल। तो पूरी सरकार की इसमें नाकामयाबी है। बिल्कुल भाई, नीतीश कुमार पर जब प्रश्न खड़ा होगा तो एनडीए पे होगा, तो सम्राट चौधरी थोड़े अछूत हैं, विजय सिन्हा थोड़े बाहर है, अशोक चौधरी थोड़े बाहर है, सम्राट सब कोई है। जब मुखिया ही दोषी है तो सब कोई दोषी है। अगर कहीं से अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर एकदम कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप सिंपल मोतिहारी का उदाहरण ले लीजिए ना, हमारे एसपी साहब का हम लोग बहुत सराहना करते हैं, बहुत हकीकत में काबिले तारीफ के लायक है। बहुत उन्होंने, जब तक हम देख रहे हैं आज से, जब वो नहीं थे
तो कोई बाइक पे हेलमेट लगा कर नहीं जाता। आज 2-2 हेलमेट लगा के चल रहे हैं। 2 हेलमेट, हाफ पैंट निकर पहनने वाला आदमी भी हेलमेट लगा के चल रहा है, लगा के चल रहा है। तो कानून के डर से लगा रहा है, लेकिन उसके शरीर के सुरक्षा के लिए लगा रहा है ना। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट सबसे ज्यादा जरूरी है। और एसपी सर के आने के बाद ही पुलिस प्रशासन का भी रवैया चेंज हुआ है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो टेबल के नीचे से जो काम चलता था अब नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा, कम हुआ है, ग्राफ घटा है। तो एसपी पहले भी हुआ करते थे, एसपी ये भी हैं, पद वही है, लेकिन डिक्टेटरशिप इनके पास, कानून व्यवस्था के कंट्रोल करने का इनके पास कैपेसिटी है, शक्ति है। तो जमीन पे कार्य दिख रहा है क्योंकि उनके पास वो पावर है। बिल्कुल, पावर का उस शक्ति को जानते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो मेरा सिस्टम सही रहेगा। पावर का सही इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है। दारूबंदी है बिहार में, दिख कहाँ आपको लगता है? कहाँ, आप तो घूम रहे हैं। हाँ। अब तो बहुत सारे विधानसभा का भरबंद भी किया है। कहाँ दिख रहा है कि दारू बंद है? नहीं, मैं किसी से बोलता हूँ दारू बंद है, बोलता है 5 मिनट, अभी बोतल यहीं पे आएगा, अब खुलेगा। होम डिलीवरी चालू, ऐसे ही बोलता है, 5 मिनट यहीं पे बोतल आएगा। बिल्कुल। पहले जो क्या था कि क्यों बंद है? दारूबंदी नीतीश कुमार का सबसे फेलियर डिसीजन है। आप अपने रेवेन्यू को खत्म कर दे। बिहार में कुछ नहीं है, दारू और बालू के सिवा बिहार में कुछ नहीं है। पर्यटक नहीं आना चाहते हैं, जो बाहर के लोग हैं बिहार घूमने नहीं आने देना चाहते हैं। जब पर्यटन के क्षेत्र से, पर्यटन दृष्टिव्यू से आप बाहर जाते हैं ना, तो जरूरत नहीं है कि दारू पी के लोग लंठइये करता है। दारू रिलैक्स होने के लिए भी लोग पीता है। सही बात है। अब आपका कैपेसिटी 1 बोतल पीने का है, 10 बोतल पी लीजिएगा तो आप लोग, वो आपकी गलती है ना, वो आप कर रहे हैं ना। तो इसके लिए कानून व्यवस्था है। आज से 6-7 महीने पहले हम गए हुए थे पोखरा घूमने, तो वहाँ का क्या स्थिति है कि आप दारू पीते हुए पकड़े गए तो वहाँ फाइन है, 11,000 से 50,000 तक फाइन है। अच्छा, तो व्यवस्था लागू होना चाहिए। दारू चालू, दारू पी के रोड पे नहीं घूमना चाहिए, वो व्यवस्था लागू होना चाहिए। बंद होने से जितना गरीब तबका के लोगों का मरा है लोग, जो कहीं भी किसी आंकड़ा में नहीं है, उसको डॉक्टर के गांव में 72 लोग मरा है, 72 लोग मरा है। पुलिस प्रशासन आपका सिर्फ दारू को पकड़ने, दारूबाज पकड़ने उसी में लगे हुए हैं, क्राइम को नहीं रोक पा रहा है। गोली मारने वाला निकल जा रहा है, दारू पकड़ने वाले के पीछे पड़ा हुआ है। आज के डेट में जो आप देख रहे होंगे गांव या शहरों में, बहुत बाइक का चोरी हो रहा है। आए दिन देखेंगे, बैंक के सामने से बाइक उठा लियो, स्टेशन के सामने। 15 से पहले इतना बाइक नहीं चोरी नहीं होता था। बैंक एक कुरियर का काम करता है, बाइक लोग चोरी इसलिए कर रहा है कि हम उस पर दारू का ढुलाई करेंगे, जहां हम पकड़ाएंगे छोड़ देंगे। कौन सा मेरा है? कोई मेरा नहीं है। तो 5-6 हजार के रेट में चोरी करके बेच देता है। चोरी करने वाला सिंडिकेट ही दारू का कारोबार कर रहा है। उसी का सबका सिंडिकेट है। वो अपनी टीम में चोर को भी रखे हुआ है कि तुम दारू माफिया को भी रखा हुआ है। दारू माफिया, बाइक तुम चुराओ, तुम्हारा चोरी करने का काम है, उस बाइक से हम कैरियर का काम करेंगे, दारू का ढुलाई करेंगे। इसलिए करप्शन बड़ा है बंदी से। प्रशासन का जो केंद्रित ध्यान रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पे, वो सिर्फ दारू पे केंद्रित है। लेकिन दारू का बंदी कहीं से, किसी से भी, पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों से आप 1 to 1 मिलिएगा तो आपको 95% लोग एक ही शब्द में जवाब देंगे कि दारूबंदी विफल है। और दारू हर जगह मिल रहा है। हमें भी दिख रहा है विफल है। हम भी तो भाई धरातल पर रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, हम भी देख रहे हैं। रोज शाम को पी के लोग झगड़ा करता है अपने में। कौन आदमी नहीं पीता है? पीने वाला। कौन पीने वाला पी रहा है, और ज्यादा पिया, और जहर पी रहा है, और घर में बना ले रहा है सब सीधा। उसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई उसके पास कोई कानून नहीं है। कुछ भी डाल देना, नस्ली गोलियां डाल के लोग दारू बना रहा है, खाद डाल के दारू। तो इसलिए दारू, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है दारू में। तो इसलिए दारूबंदी को हम एकदम सीरियस से नकारते हैं। दारूबंदी है ही नहीं, खुलना चाहिए, डेफिनेटली खुलना चाहिए। बंदी कहाँ है? बस कागजी कार्रवाई खोल देनी। कानून को टाइट कीजिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट व्यवस्था बनाइए। जो प्रशासन को आप दारू पकड़ने पर लगाए हैं, उसको क्राइम रोकने पर, गोली मारने वाले को पकड़ने पर लगाइए, गोली मारने वाले को, बैंक लूटने वाले पे लगाइए, बेटी बहन का जो बलात्कार हो रहा है, जिस दुर्व्यवहार कर रहा है उसको पकड़ने पे लगाइए। और ऐसा कानून बनाइए कि दारू पीकर अगर रोड पर कोई घूम रहा है उसको पकड़ के उसको फाइन कीजिए, जेल डालिए उसे। ये अभी जेल में मुझे लगता है 50% सिर्फ दारू पीने वाले बेचने वाले हैं। जेल भरा हुआ दारू वालों। इससे सरकार का ही नुकसान है ना, खाना पिलाना रखना, उन्हें फ्री का खिला रहा है, फ्री में पोस रहा है, कुछ हो रहा है तो उनको मेडिकल जांच कराना, इलाज कराना। इन सारे चीजों को कहीं से सही नहीं है। सरकार को ये बात दिख क्यों नहीं रहा है? आप सरकार जिद्दी है ना, अपने पीठ थपथपाना है कि हम बहुत बड़े विकास पुरुष हैं। तो जरूरत नहीं कि हर काम आप सही कर सके हैं। आप जब इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो आपसे गलत और सही दोनों हो सकता है। तो सही जो कर रहे हैं उसके लोग तारीफ भी कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं अगर विरोध भी होगा। अगर समाज में लोग एक प्रश्न बार बार उठा रहा है कि दारूबंदी नहीं है, तो इस पे पूरे कैबिनेट को बैठकर
बात करना चाहिए, इस पर इसका संशोधन बिल लाना चाहिए और इसको सही मायने में इसको काम को चालू करना चाहिए, जिससे बिहार वासियों को, बिहार सरकार को और गरीब तबका के लोगों को, सब लोगों को इससे बेनिफिट हो। विपक्ष इस पर जोर क्यों नहीं डालती है? विपक्ष का काम ही होता है ये सब करना। बिहार में आप किस मायने में कह रहे हैं विपक्ष है? यहाँ तो हमारे मायने, हम अगर हमारे नजरिए से देखिएगा तो कोई विपक्ष नहीं है। 2.5 साल इनके साथ सरकार में है, 2.5 साल उनके साथ सरकार में। विपक्ष कहाँ रहा? तो दारूबंदी में ये भी शामिल है, वो भी शामिल है, तो हम किसको विपक्ष माने? प्रशांत किशोर जी दारू खोलने की बात कर रहे हैं, और जब जेडीयू में थे तभी दारू बंद हुआ था। देखिए, प्रशांत किशोर का मानना है कि दारू खोलने से जो रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, उसको सही मायने में इस्तेमाल कर। दारू खोलेंगे लेकिन नियम कानून के। प्रशांत किशोर एक आइकॉनिक लोग हैं, ठीक है, रहा बात की, लेकिन अभी उनको बिहार में संघर्ष करना पड़ेगा। बिहार के लोग अभी जमीन पर प्रशांत किशोर टिक नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर शहरी परिवेश में है, डॉक्टरों के बीच है, बिजनेसमैन के बीच है, वकील के बीच है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट जगत के बीच है, एजुकेटेड लोगों के बीच है, लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीन पर उनको उतरना होगा। जो भी वो एक मीडिया के माध्यम से जो भी वो अपने बात को किसी सभा में रख रहे हैं, लोगों का ताली बजाने का बहुत बड़ा हुजूम रह रहा है। लोग एक सोच बनाया है कि प्रशांत किशोर सही कह रहा है, सही कह रहे, क्योंकि वो सब बातें कभी भी किसी और नेता ने नहीं कहा, इसीलिए दिमाग में लग रहा है। पलायन पर बात नहीं हुआ, शिक्षा पे बात नहीं हुआ, शिक्षा पर बात स्वास्थ्य व्यवस्था बात नहीं हुआ, इन सारी चीजों पे बात नहीं होता। सिर्फ यहाँ बात होता है जाति पे, हमार जात बा, हाँ, जिसकी जाति उसकी लाठी, में धर्म, हाँ, जाति धर्म पे राजनीति होता है। आप मीडिया में भी देखिएगा, बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल का जब आप देखिएगा एनालाइज, जब किसी विधानसभा का वो लोग डिस्क्राइबेशन करता है, तो डिस्क्राइब करने के दरमियान आप देखिएगा कि राजपूत की संख्या इतनी, भूमिहार की संख्या इतनी, यादव की संख्या इतनी, वोट का समीकरण नहीं। तो समीकरण बेस पे राजनीति अभी तक होते आ और ये बिहार में क्यों होता है और स्टेट में क्यों नहीं किया जाता? अब हम मीडिया के माध्यम से भी उस मीडिया वाले को कहना चाहते हैं कि भाई आप क्लियरिफिकेशन जब कर रहे हैं तो कम से कम उस विधानसभा में विकास का किरण कहाँ तक पहुंचा है उसका भी कीजिए, उसका भी एनालाइज कीजिए, उसका भी कीजिए। कहाँ रोड गड़बड़ है, कहाँ नाला गड़बड़ है, किस समाज के लोग अभी गरीब है। इन सारी चीजों को आप नेताओं को बताइए। ये भी दिखाइए ना कि इस जाति में इतने % लोग गरीब हैं। इन सारी चीजों पर जब चर्चा छिड़ेगा ना, तब जैसे प्रशांत के आने से 400 का पेंशन 1100 हो गया। ये तो मानना पड़ेगा, भले ही विपक्ष मानना माने, लेकिन उन्हीं कारण हुआ है। जब वो पहला स्टेटमेंट 2000 पेंशन देने का उन्हीं का था। उसके बाद में माई बहन स्कीम आरजेडी वाले लेकर आए। तेजस्वी जी ने कहा कि माई बहन स्कीम के तहत 2500 रुपया हर महिला को देंगे। तो हर महिला का देना तो भाई कहीं से संभव नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन 2000 रुपया पेंशन के स्वरूप में आप दे सकते हैं। 2000 कहें तो 1100 हुआ। बिजली पे उन्होंने चर्चा किया कि बिजली का दर महंगा, 125 यूनिट अगर फ्री मिल रहा है तो कहीं विपक्ष का रोल होता है क्या है कि आपके खामियों को काउंटर करे। तो प्रशांत किशोर के पास तो ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है। उनके पास ना एक विधायक है ना एक सांसद है। तो उनका तो अभी है कि आप जो है सो बोल रहे हैं लोगों के बीच में। विपक्ष उस पर ध्यान दे रहा है। अब सत्ता में अगर इनके वो आते हैं, चाहे उनकी अगर कुछ विधायकों की संख्या बिहार में आती है और उनके विधायक के द्वारा उस विधानसभा में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करेगा उनके राजनीतिक जीवन का सफर कितना लंबा जाएगा। आपको तो राजनीति का बहुत अनुभव है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं जनसुराज की? देखिए, अभी तो हमको जमीन पर कहीं से कोई सीट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, रही बात की कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो उनके दम पे सीट आ सकता है। हाँ, जहाँ पे प्रशांत किशोर का न हो बोलबाला, वहाँ पे उनके दम पे जो वहाँ कैंडिडेट है, अपने कैंडिडेट अपने दम पे वो फाइट करके वो अपने समीकरण से अगर वहाँ चुनाव निकालने के कैपेसिटी वो अगर रख रहे हैं तो निकाल सकते हैं। 2-3 कैंडिडेट के नाम अभी हैं। आपको बेलसन से चुनाव लड़ने वाले नितेश सिंह महाराज है, अभी प्रभावशाली लोग हैं। नीरज सिंह है, संजय सिंह है, बहुत लोग हैं। मनीष कश्यप भी शामिल हुए, उनके बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप हैं तो चनपटिया से तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट, और 10,700 तीसरे स्थान पे थे। जी। मनीष कश्यप के साथ क्या होता है कि अक्सर मनीष कश्यप पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में जब 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का पूर्णतः तैयारी हो गया था। मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई की तरह मनीष कश्यप को मानते हैं। मेरा पारिवारिक संबंध उनसे है। तो उनका क्या था कि हम लोग पूरा प्लान से था, लड़ना था। तब तक मनोज तिवारी मृदुल का आना हुआ, बहुत बड़े बड़े नेताओं का सिंडिकेट बना, इनको ले गया गया, प्रलोभन देकर इनको भाजपा में ज्वाइन कराया गया, लेकिन सही सम्मान नहीं दिया गया।
हार मानकर, सही पूछिए तो आदमी भाजपा माइंडेड है, आरएसएस का एक कुशल कार्यकर्ता रहा है। हाँ। लेकिन अंत में वो अपने सम्मान को न पाना, पीएमसीएच का सवाल अगर उसने उठाया, कौन से अपने घर के लिए उठाए थे? किसी के लिए? उसकी बेटी, उसकी बहन वहां भर्ती नहीं थी, उस इसी क्षेत्र के किसी गरीब परिवार की लड़की का वहां पे इलाज नहीं हो रहा था, उसके लिए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो सरकार भाई आप ही का था, देन एंड देयर मंगल पांडे को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आपके नेता के साथ जब हो रहा है तो आपके साथ हो रहा है, आपके वर्कर के साथ हो रहा है तो आपको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन कोई उनका सूद लेने नहीं पहुंचा। हार मान के प्रशांत किशोर के साथ गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं प्रशांत किशोर से भी इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप का आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मनीष कश्यप को जो उचित सम्मान हो आप उसको उचित सम्मान दीजिए, जो कह रहे हैं उन्हें दीजिए। वो कुछ ना होकर सरकार में बैठे तेजस्वी को चैलेंज करने वाला बिहार में कोई अगर युवा है तो मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप को पहचानने के लिए प्रशांत किशोर को उसको सही जगह देना पड़ेगा। ये ना कि आप पूरे बिहार का दौरा करा कर और उसको फिर जहां है वहां आप उसको फेंक दीजिए। तो इंसान दिल का बहुत भला है, भले उसको सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं से कमा भी रहे हैं पैसे, गाली देकर लोग पैसे कमा रहे हैं। विपक्ष लोग उसको गाली दे रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने लिए नहीं लड़ा है। उसके पापा आर्मी के अफसर हैं, ये भी इंजीनियर थे, क्या जरूरत है छोड़ के आने का? इंजीनियर है, लेकिन समाज के लिए जब वो कुछ बोल रहा है, समाज के अगर गलत पे वो अगर आवाज उठा रहा है तो उसको एकदम बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक उचित स्थान उनको दे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का जो क्रेज है, एक समय में प्रशांत किशोर से थोड़ा भी कम क्रेज मनीष कश्यप नहीं रहा। नहलाया जा रहा था इनको, दूध से नहलाया जा रहा, पूरे बिहार का इनके लिए यूथ का एक आइकन था। आज आप पूरे देख रहे होंगे सोशल मीडिया, बहुत सारे यूट्यूबर का जन्म उन्हीं का देख के जन्म हुआ है, सब उन्हीं की हिम्मत को देख। मनीष कश्यप के पहले कहाँ कोई था? कोई नहीं था, उन्हीं के बाद जो आया है सो आया है। सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया जो रेपुटेड चैनल थे वही थे। आज मनीष कश्यप का ही हम क्रेडिट देंगे, मनीष कश्यप का ही देन है कि हर वो लड़का 10,000 का मोबाइल 500 का माइक लेके घूम रहा है, सब मनीष कश्यप का ही देन। आज उसका ही सिखाया हुआ है, उसी से प्रेरित होकर लोग सीख, भले उसको गाली दे, सही बोले गलत बोले, लेकिन सही मायने में अगर दिल पे हाथ रख के अगर पूछा जाए तो मनीष कश्यप ही वो लड़का है जो आज यूट्यूबरों को बिहार में प्रमोट किए हैं और हिम्मत मिला किसी भी मुद्दे पे खुल के बोलने के लिए हिम्मत मिला है। बिल्कुल। उनसे पहले कहाँ कोई बोलता था? नहीं बोलता था। अगर वैसे लोगों का साथ नहीं दिया जाए तो भविष्य में भी कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आज 20 की केस लड़ रहा हो, उस पर कौन सा दफा लगाया गया, सब केस में बाद में उसको बेल मिलते रहता है, पीछे से केस लड़ रहा है, लेकिन वो समाज के लिए लड़ रहा है। उसको सशक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रशांत जी बोल रहे थे मनीष विधायक लेवल का आदमी नहीं है, बिहार लेवल का आदमी है। देखिए बिहार लेवल, ये सपना दिखाना तो नहीं हो रहा है फिर से? बिहार लेवल का आदमी है इसको, लेकिन रहा बात कि कोई तो विधायक बन के ही ना कोई बिहार लेवल, जब तक आप विधायक नहीं बनाइएगा, सदन में आपका विधायक बहुत बड़े बाहुबली का सदन में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। दर्शनार्थी के सीट पर जाइएगा, 10 मिनट बैठ कर चले आइएगा। आप जब तक विधायक नहीं बनिएगा तब तक सदन में आपका आवाज नहीं गूंजेगा। आपके कार्यशैली को जानने पहचानने के लिए आपको सदन का एक सदस्य होना जरूरी है। इसके लिए पहले तो भाई प्रशांत किशोर जी उनको विधायक बनाए, तब न बिहार लेवल का तो आपके बनाने से नहीं ना बना है, वो पहले से कश्यप को किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है। पूरे इंडिया में उन्हें लोग जानते हैं, इंडिया में लोग उसको जानता है, वो अपने दम पे मनीष कश्यप को लोग जानता है। और प्रशांत किशोर जी उसको पहले विधायक बनाए ना, उसके बाद में देखिए ना क्या कमाल कर दे रहा है। जन स्वराज में आपके किसी नेता में जितना दम नहीं होगा, अकेला वो अपना जान प्राण लगा के आपको सदन में दिखा देगा। अगर सिंगल अगर चुनकर विधानसभा में अगर मनीष कश्यप जन स्वराज से जाता भी है तो सदन वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ जन स्वराज पार्टी का कोई नेता बैठा हुआ है हमारे बीच में। बिल्कुल, इसलिए उनके ऊपर है, अब गेंद उनके पाले में है और उस गेंद को गोल कर लेते हैं या हाथ में लेके बैठे पड़े रह जाते हैं। बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, सब लोग कहते हैं ना, आरएसएस से संबंध है बीजेपी के, तो ये हिंदुत्ववादी लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए नुपुर शर्मा जी को देख लीजिए, उनसे बढ़िया नेता कोई है क्या हिंदुत्ववादी के लिए? नहीं है ना। उनको भी वही, उनके साथ भी वही हुआ। टी राजा सिंह पे आरोप लग रहे हैं कि उनको मंत्री बनना था इसीलिए वो छोड़ दिए। अरे उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी बताओ ना तुम भाई, कोई नेता हमको विधायक में आपका। देखिए सब हर जगह एक जलन का भावना है। अच्छा, सबको है कि हमारा कुर्सी कहीं किसी के आने से खसक ना जाए। भाजपा को हिंदुवादी लोग मानता है और है भी, कुछ ऐसे नेता है जो कि एकदम हिंदुवादी चेहरा के लिए ही जाना जाता है। कुछ नेता हैं जो अपने दम पे हैं, वो ही हैं
जो पार्टी के दम पे वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा हिंदू के आइकन है। पूरे भारत का लोग अगर मोदी के बाद किसी को पूछता है तो योगी आदित्यनाथ जी को भी सत्ता से हटाने के लिए प्रयास भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया था, किया जा रहा है, या जा भी रहा है। उनके क्रेज को कम करने के लिए लोकसभा में सीट का कम आना अंदरूनी घात है। राजा सिंह का जिसने आपने चर्चा किया है, उस क्षेत्र से वो विधायक बन के आते हैं जिस क्षेत्र में ओवैसी का बोलबाला है। टी राजा सिंह, ओवैसी को फ्रंट लाइन से अगर कोई जवाब देने वाला हैदराबाद में कोई है तो एक मात्र राजा सिंह है। राजा सिंह का क्या है, वो हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकते। वो बीजेपी पार्टी को कई बार छोड़ चुके हैं, फिर छोड़ दिए हैं। उनको बीजेपी पार्टी ही उनके पीछे पड़ के फिर उनको लाएगा उनके पैर, इससे बीजेपी को बेनिफिट होगा। अब राजा सिंह हो गए, नुपुर शर्मा का बात की, लोग फ्रंट लाइन पे खेलने वाला लोग है। ये लोग डरने वाला नहीं। हिंदुत्व का बात करता है, हिंदुत्व के लिए लोग लड़ाई लड़ता है। ये नहीं है कि किसी मुसलमान को गला रेत के लोग हिंदुत्व का बात भी नहीं करता है। ये अपने धर्म की बात करते हैं। अपने धर्म का बात करना भारत में कहीं से कोई गुनाह नहीं। सबको आजादी है, आप अपने धर्म का आप चर्चा कर सकते हैं। आप किसी और का धर्म का विरोध मत कीजिए ना। आप अपने धर्म पे गुमान कर सकते हैं, आप धर्म पे अपने गुमान करने का आपको सबको अधिकार है। मुस्लिम भाई को भी अपना अधिकार है, ईसाई को भी है, क्रिश्चियन को भी है और हिंदू को भी है। ये कहीं से गलत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व हैं जो अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुर्सी खिसकने का डर है। इस डर से ऐसे चेहरा को नीचा करने के लिए अपना अंदरूनी काम कर रहे हैं और भीतर ही सीट युद्ध भी लोग करा रहा है। अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी क्यों नहीं होती है? सब नेता नहीं खड़े होते हैं। माने कि इनके लिए लड़ रहा है, उस पर केस हो गया, ये लोग पीछे हट जाते हैं। देखिए, रहा बात की कुछ ऐसे लोग हैं, बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का जब बना था, तो उस समय बीजेपी का सरकार कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार कहा। लेकिन इधर क्या है, 14 के चुनाव में भी बीजेपी का सरकार था, लेकिन 19 के बाद देखिएगा मोदी सरकार। तो मोदी के चेहरा के अंदर बीजेपी समाहित होते हुए दिख रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है बीजेपी के लिए। ऐसा होता क्या है कि एक जब दौर था, हम लोगों ने सुना है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसा स्लोगन पूरे भारत में कहते थे। 404 सीट लेकर आने वाला इकलौता कांग्रेस पार्टी था। तो उस समय कांग्रेस क्या था, इंदिरा के अंदर कांग्रेस समाहित हो गया था, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो इसका अगर ये परंपरा 100 सीटें भी नहीं आ पा रही हैं, 100 सीटें भी नहीं आ रही, 99 पे लोग आउट हो जा रहा है। तो ये परंपरा अगर चलते चला गया तो इन फ्यूचर आपको भाजपा का वही हाल होगा जो आज के डेट में कांग्रेस का है। वन मैन आर्मी से देश नहीं चलता, पार्टी नहीं चलता। कुछ दिन के लिए सही है, मोदी अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी ही सिर्फ अच्छे हैं ऐसा नहीं है। मोदी अच्छे हैं, लेकिन मोदी ही सिर्फ अच्छे हैं कहीं से। नितिन गडकरी को आप देख लीजिए, एस रविशंकर को देख लीजिए, बहुत लोग हैं। रेल मंत्री हमारे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख, क्वालिफाइड लोग हैं। इनका भी कहीं से। नितिन गडकरी तो ऐसे नेता है जो खुला मंच से कहते हैं कि तुमको मैं ना 1 रुपया दूंगा, ना मैं तुमको 1 रुपया देकर वोट मांगने आऊंगा। अगर हम काम किए तो तुमको वो वोट मत देना, जाओ। आज पथ परिवहन मंत्री होकर जिस तरह से बिहार में, पूरे भारत में जिस तरह से रोड का जाल कनेक्शन कर रहे हैं, वो पूरे भारत, जहाँ 6 घंटा लगता था वहाँ 1 घंटा में विश्व में पहला स्थान पा लिया है भारत रोड नेटवर्किंग में। तो वैसे वैसे हमारे पास मंत्री है, उस मंत्री के बदौलत आज मोदी जी हैं। तो इसलिए मोदी ही भाजपा है और मोदी ही सरकार है। एक दिन इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी आप देख रहे हैं सभा बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी को नहीं देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? बाकी सभी नेताओं को देखा जा रहा था। बिहार में अपने शिवराज चौहान जी भी आए थे, अनुराग ठाकुर जी भी आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं आ रहे? मोदी जी आए थे, उसमें भी तो आ सकते थे, वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उनको सभा शेयर नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? देखिए, जब उन्नत किस्म का बीज होता है ना, आप पत्थर के अंदर रख दीजिएगा, वहां भी अंकुरित होकर पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो योगी उन्नत किस्म का बीज है। योगी को सभा में न ले जाकर अगर अमित शाह चाहे कोई और उस दल के नेता चाह रहे होंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उस दिन ही सरकार से लोग बेदखल हो जाएगा। पूरा भारत का लोग माइंड सेट करके रखा है मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी ही है, मोदी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे है क्या कि अभी योगी को प्रमोट करने के पीछे किसी का वो नहीं है।
उनके चेहरा होता क्या है कि योगी का आना और मोदी का आना, मोदी सिर्फ रहेंगे तो सिर्फ मोदी 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 होगा। अगर उस सभा में योगी आ जाते हैं सिर्फ योगी 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 मोदी योगी, तो कोई प्रलाप हाल ही हो जाएगा योगी जी का। कोई अपने नाम के साथ किसी नाम के आने से लोग भयभीत हो जा रहा है। अच्छा। यही कारण है, हमको नहीं लगता है कि इन सारी चीजों से उन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जनता उनके साथ है। एक सिंपल सा एक कहीं मीडिया चैनल में किसी के द्वारा कहा जा रहा था, उसको हमने देखे थे, कहा था कि एक योगी एक प्रदेश नहीं, वो देश चला रहे हैं। 23 से 24 करोड़ अगर पॉपुलेशन देखा जाए, 20-30 देशों की उतनी जनसंख्या नहीं है। 20-30 को अगर बाहर कर दिया जाए तो उतनी जनसंख्या वाला देश ही नहीं, वो तो देश चला रहे हैं। हाँ, प्रदेश कहाँ चला रहे हैं। तो इसलिए इन मामले में योगी किसी से पीछे नहीं, उनके पास कार्य कुशलता है, 4 घंटा ही सोते हैं, पूरा शरीर समर्पित है, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है इस समाज के लिए। निश्चित रूप से वो देश के एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी के ले जाने ना ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट सवाल मेरा, इस बार एनडीए और महागठबंधन में क्या उम्मीद लग रहा है आपको? कुछ खेला हो सकता है या जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा प्रशांत किशोर जी के आने के बाद? देखिए, प्रशांत किशोर जी का हमको जहां तक रोल समझ में आ रहा है, बहुत सारे सीटों पे क्या करेंगे, जीतने वाले को हराएंगे और हारने वाले को जिताएंगे। ये रोल निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से करेंगे, 100% करेंगे। कि इनका क्या है कि वैसे लोगों को चयनित कर रहे हैं, पूंजीवादी लोगों को, पैसे वाले लोगों को, जो पैसे के दम पर कुछ वोट वो लोग कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए मानना है कि हमको जहां तक लग रहा है कि अब की बार तो सरकार एनडीए का ही बनना तय है, बनेगा उसी का। अगर नीतीश जी टूट गए तब किसका बनेगा? नीतीश जी का तो हमको नहीं लग रहा है कि इस अवस्था में कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको एकदम एडॉप्ट कर लिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा है? उपराष्ट्रपति अभी इस्तीफा दिए हैं, बहुत बड़े, इसका कुछ खेला नहीं दिख रहा है, बड़े जोरों से चल रहा है चर्चा। लेकिन नीतीश कुमार को इतना कच्चा खिलाड़ी अगर हम लोग समझ रहे हैं तब तो बहुत भूल है। अगर वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, मीडिया में कुछ अलबल बात बोलेंगे, दिमागी संतुलन का बिगड़ा नहीं, इतना कच्चा खिलाड़ी की उप मुख्यमंत्री का पद लेकर, उपराष्ट्रपति का पद लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री का पद भाजपा वाले को दे देंगे, ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी 25 में एकदम डेफिनेटली वही चेहरा बन के चुनाव लड़ेंगे, और उनका चेहरा अगर हटाया जाता है तो तेजस्वी का यहाँ सरकार में आना लगभग तय माना जाएगा। नीतीश जी को हटाया जाएगा, नीतीश जी को हटाया, क्योंकि चेहरा ही नहीं है। भाजपा के पास ऑलरेडी लड़ाई लड़ा हुआ है, सब कोई लगा हुआ है कि हम बड़े तो हम बड़े। यहाँ किसी के पास नहीं है कि हम बड़े हैं, भाजपा के किसी को कोई चेहरा ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई किसी को मानने के लिए भी तैयार नहीं। सदन में लोग लड़ जा रहा है, अपने दल का लोग अपने में लड़ जा रहा है, इन लोगों में कोई अपना विचारधारा ही नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार के चेहरा पर ही, क्योंकि इन्होंने 6 साल भर पहले से अगर ये लोग प्लान करके चुनाव लड़ता या इसके चेहरा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कुछ पॉसिबल था। लेकिन अभी लास्ट समय चल रहा है, अभी नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की चेहरा है, चेहरा रखेंगे तो सत्ता में आना। अगर चेहरा में परिवर्तन करते हैं तो डेफिनेटली आरजेडी का सरकार बिहार में बन जाएगा। कितनी सीटें आ जाएगी जनसुराज की? जनसुराज का सीट तो हम आपको पहले भी बताए हैं, जो प्रबल दावेदार, अनुमान 10, 20, 15, 20 प्रबल दावेदार जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने दम पे सीट निकालने की कैपेसिटी रखता है, वही जीतेंगे। प्रशांत किशोर के नाम पर, प्रशांत किशोर के समझ से अभी चुनाव में कोई रिजल्ट आते हुए दिख नहीं रहा है। वोट कटेंगे बीजेपी के? बीजेपी का ही नहीं, दोनों जहां पे दिख, ज्यादा किसे कटेगा? ज्यादा तो हमको जहां तक हमारा अपना अनुभव बता रहा है कि ज्यादातर बीजेपी क्यों ही डैमेज करेंगे। सही बात, क्योंकि ये जिस यहाँ जातिगत चुनाव, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके घर में 25-30 वोट है और वो कट्टर भाजपाई आज से पहले, मतलब आंख बंद की बटन दाबेंगे तो कमल को दाबेंगे, ठीक है, लेकिन आज जो आंख बंद करके जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 30 वोट किसका कम हुआ? भाजपा का। मेरे गांव में कुछ लोग सदस्य भी बन गए हैं जनसुराज के, कट्टर भाजपाई लोग, तो वोट किसका कम हुआ? भाजपा का। ये मुझे जहां तक लग रहा है ज्यादा भाजपा ही डैमेज हो रही है, मैक्सिमम भाजपा को ही जहां तक ही ठेस पहुंचाएंगे। हाँ, रहा बात की जो एमवाई समीकरण है अभी अटूट है, वो आरजेडी को ही जाएगी वो, एमवाई कहीं से टूटने वाला नहीं है। अगर यादव और मुसलमान समाज का लोग अगर जनसुराज में है तो पद के लिए है, बस राजनीति अपना चल रहा है। मुझे नहीं लगता है उनके घर के सिवाय कोई और उनको वोट भी देगा, वो भी देंगे या ना देंगे उनके ऊपर गारंटी नहीं है, वो भी आरजेडी को ही देंगे। तो इसलिए अगर व्यवस्था परिवर्तन का सोच है तो एनडीए गठबंधन के ही वोटर समझ लेते हैं इन सब चीजों को। अभी एमवाई समीकरण के पास एक लौता है, मोदी भगाओ देश बचाओ अभियान चलाया हुआ है, वो लोग टारगेट 2047 सेट करके चल रहा है माइंड में, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ मोदी से नफरत है, भाजपा से नफरत है, वो किसी को देता गढ़ा में, वो लोग इसको देकर वोट गढ़ा में नहीं फेंकेगा। अगर प्रशांत किशोर को अगर वोट 5-10 हजार चला जाता है, जिसके चलते अगर भाजपा कहीं जीत जा रहा है, तो वैसा गलती कहीं से भी एमवाई समीकरण के लोग नहीं करेंगे।